हेलो, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यानी आज जो हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक बात ही, जैसा कि स्वाभाविक है, बेसिक बात ही करेंगे। बेसिक बात में क्या क्या पढ़ेंगे तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला बात तो एक ही, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा या कुछ नया पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग वही पढ़ेंगे जो आप लोग भी जानते हैं या मैं भी जानता हूँ या सभी बच्चे जानते होंगे जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं या 10th पास कर चुके हैं। हाँ, अंतर एक बात होगा, उस चीज पे कभी आप केयर नहीं किए होंगे जो बात आप लोग जानते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, इस बात को कभी आपने सोचा नहीं होगा। वही बात जो आप उस चीज को केयर नहीं किए होंगे, जिसके बारे में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो बात आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। बस अंतर इतना ही होगा। दूसरा बात, टॉपिक का नाम बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पदार्थ के सब्सटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, बस इन्हीं छोटे छोटे बातों को हम लोग समझेंगे। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए ये सब बातें आनी बिल्कुल जरूरी है। अगर ये सब बातें नहीं आएंगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके मन में कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग देखने के बाद अपना फीडबैक देंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्सटेंस क्या है। यानी सबसे फर्स्ट हमको जो पढ़ना है सब्सटेंस, और सब्सटेंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, सब्सटेंस जिसको हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस की जगह मटेरियल या मैटर शब्द यूज कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अभी हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो सब्सटेंस बोले चाहे मैटर बोले चाहे मटेरियल बोले, सभी को आप लोग सेम मान के चलेंगे कि सभी सब्सटेंस का ही बात किया जा रहा है। तो सब्सटेंस क्या होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सब्सटेंस हम लोग उस वस्तु को कहते हैं, चाहे उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। वॉल्यूम का मतलब जिसको कहीं भी रखें तो कुछ आस्थान छेकता हो, आस्थान घेरता हो। साथ ही साथ उसको अगर हम तौले तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, यानी वजन हो, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। अब हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास भरा हुआ बिल्कुल गिलास है। अब भरा हुआ गिलास मतलब पानी से भरा हुआ एक गिलास है। उस गिलास में हम जैसे इस मार्कर को डालेंगे, कुछ पानी क्या हो जाएगा, उस गिलास से बाहर आएगा। वो पानी बाहर इसलिए आएगा क्योंकि ये मार्कर जैसे ही गिलास में जाएगा ये कुछ ना कुछ स्थान छेकेगा, और जितना स्थान छेकेगा, चूंकि गिलास तो ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था, उतना पानी गिलास से उबलकर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह मार्कर कुछ ना कुछ स्थान छेकता है। साथ ही साथ इसको अगर हम तोलेंगे, वजन करेंगे, कुछ ना कुछ इसका वजन भी आएगा। इसका मतलब यहाँ कहीं रख रहे हैं तो स्थान भी छेक रहा है। अगर इसमें ये तोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ वजन भी है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, एक सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, कोई भी सब ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ वजन हो तथा कहीं रखे तो वह कुछ स्थान को घेरे, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। यानी anything that occupy some space and has some mass is known as substance। इस बात को यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के दिया है ऊपर, तो इसको आप लोग आराम से इसको अपने कॉपी में नोट्स बना के लिख भी सकते हैं। anything that occupies space and has some mass is known as substance। यानी anything, कुछ भी, that occupy space, जो कि कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, यानी स्थान को घेरता है, छेकता है, एंड हैज सम मास, और उसके पास कुछ मास हो, कम हो ज्यादा हो इसका बात नहीं किया जाए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, इज नोन एज सब्सटेंस। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। उम्मीद है सब्सटेंस क्या होता है ये बात आप समझ गए होंगे। एक बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, सर हवा क्या सब्सटेंस, एयर होता है जो हवा होता है, सब्सटेंस है कि नहीं। इस बात का बिल्कुल आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हवा हम लोग बैलून में डालते हैं तो देखते हैं बैलून फूल जाता है, यानी हवा में भी क्या होता है,
हवा को भी कहीं रखते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, स्थान छेकता है। साथ ही साथ बहुत सारे हवा चूंकि हल्का होता है तब तो उसका भार महसूस नहीं होता है, लेकिन हवा को भी आप लोग तोलेंगे बहुत किसी बड़े कंटेनर में लेके तो उसके वजन का आपको एहसास होगा। यानी एयर जो होता है, हवा जो होता है, वो भी एक सब्सटेंस होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस वो मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। यानी जितने भी दुनिया में, ब्रह्मांड में, चाहे यूनिवर्स में सब्सटेंस होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा को प्रोटॉन और तीसरा को न्यूट्रॉन। वो क्या होता है? तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर सब्सटेंस के एग्जांपल की बात करें तो ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जैसे हम लोग खुद हो गए, हम लोग भी एक सब्सटेंस ही है। या नॉन लिविंग थिंग में बात करें तो मार्कर हो गया, शर्ट हो गया, दीवार हो गया, छत हो गया, ये सभी सब्सटेंस का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा बात, all substances are made up of 3 fundamental particles which are electron, proton और न्यूट्रॉन। यानी जितने भी फंडामेंटल सब्सटेंस होते हैं वो 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उसमें से तीनों का नाम क्या क्या है? तो पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का प्रोटॉन, तीसरा का न्यूट्रॉन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सब्सटेंस तो मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। सब्सटेंस एक्चुअल में एटम से मिलकर ही बना होता है, लेकिन फर्दर एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्योंकि सब्सटेंस एटम से बना है और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो क्या हम यहाँ नहीं बोल सकते कि सब्सटेंस फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना है? बिल्कुल बोल सकते। जैसे बात करें तो शर्ट है मेरा, तो शर्ट किस चीज से बना है? तो आप बोलेंगे सर मतलब कपड़ा से बना है। तो कपड़ा किस चीज से बना है? धागा से। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि ये शर्ट जो है ये धागा से बना होगा? तो वही वाला बात हो जाएगा। कोई भी सब्सटेंस होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। इसको याद रखने का ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, पेन। यानी ट्रिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को याद रखने का पेन हो जाएगा, जिसमें से पी से प्रोटॉन हो जाएगा आपका, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एन से न्यूट्रॉन। अब बात आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो बना होता है, तो इसको मतलब इसका बनावट कैसे होता है? कोई एटम में जब तीनों पार्टिकल रहता है तो क्या तीनों साथ में रहता है या कैसे रहता है? तो एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, इसका बनावट ऐसे होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है एटम के क्या रहता है? सेंटर पे। यानी एटम जो रहता है उसके सेंटर पे रहता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस जो सेंटर है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसके चारों तरफ क्या होता है? सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार पाथ। और इस पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करता है? मूविंग कंडीशन में रहता है। अब हम लोग देखते हैं ये जगह, चाहे वह स्पेस जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है? रहता है। यानी एटम का वह सेंटर जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उस सेंटर का नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूक्लियस। उसको क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं। और वह सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, यानी चक्कर लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोले? तो वो एटम का सेंटर जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। यहाँ पे सिंपलिसिटी के तौर पे हम लोग प्रोटॉन को एक ही प्रोटॉन काउंट किए हैं और न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन लिए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी भी सब्सटेंस में एक ही प्रोटॉन या एक ही न्यूट्रॉन होता है। बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, जिसमें से मैंने एग्जांपल के तौर पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के द्वारा इसको हम लोग दिखा दिए। उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे अलग अलग पाथ पे मूव कर रहे होंगे, और इसके बीच में खाली स्थान होता है। खाली स्थान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, तो एटम का बनावट कैसा होता है?
एटम का बनावट बोला जाए तो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल साइज में होता है, और स्फेरिकल साइज में जो एटम का बनावट होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहता है उसके सेंटर पे रहता है, और उस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी तरह से इसके चारों तरफ क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग करता है, और जिस पाथ पे मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। 2 मिनट बैठिएगा, 5 मिनट आइएगा, आते हैं। पहुंचिए। और बीच में जो खाली स्पेस बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एम्प्टी स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, तो नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, या अगर चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहे फोटो मैं आपको प्रोवाइड करूं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे इसका मतलब फोटो खींचकर हम क्या करेंगे, वहां पे आपको डाल देंगे, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। न्यूक्लियस का जैसा कि डेफिनेशन क्या हो जाएगा, the center of an atom where protons and neutrons are present is known as nucleus। उसी तरह से ऑर्बिट क्या होगा, the circular path around nucleus where electrons move is known as orbit। यानी ऑर्बिट क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब जो मेन हमको पढ़ना है, यानी जिसका यूज हमको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होगा, उसको अब हम लोग देखते हैं। तो वह कौन सा बात है जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होगा, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े इसका एक्सपेरिमेंट यूज होगा नहीं, जो इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग का होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा होगा तो हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे प्रोटॉन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अगर ऐसा रहता कि अपने सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि घूमते 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 क्या हो, इस पाथ से बाहर आ जाए। अगर ऐसा होता तो फिर ये मार्कर, क्योंकि ये मार्कर भी एक सब्सटेंस है, और सब्सटेंस है तो ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा जो चारों तरफ क्या हो रहा होगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता, ऐसे तरीका से रहता, तो इस मार्कर को हम 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के लिए कहीं रख देते तो धीरे धीरे करके बहुत छोटा हो जाता। क्या ऐसा होता है, आंसर है ऐसा नहीं होता। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन यह है, इसका मतलब है ये जो न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच कोई ना कोई एक फोर्स काम करता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे में क्या हो, बंधे हुए रहता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होगा जो दोनों को बांधे रखने का काम करता है। चाहे बोले तो दोनों के बीच फोर्स लगता है जिस प्रॉपर्टी के कारण। तो जो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स लगता है, एक दूसरे से बंधे हुए रहता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देना पड़े तो कैसे देंगे, तो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, और इसी को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, व्हिच गिव्स राइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। देम शब्द यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और यही चार्ज जो चलता है तो जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज शब्द आया तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिक आ गया, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी के बहुत हम लोग करीब आ रहे हैं। क्या बोले इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन which gives rise to electrostatic force
बिटवीन देम शब्द यहाँ पे आया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, इज नोन है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं हम जनरली कैपिटल क्यू से करेंगे, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक और ख्याल आ सकता है, एक और सवाल आ सकता है कि जो मेरा चार्ज होता है, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो वहां पे सी से चार्ज होता है, लेकिन इसको हम डिनोट क्या से करते हैं तो क्यू से करते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है जो चार्ज होता है यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज काउंट किया जाता है, और चूंकि क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर क्यू होता है इसीलिए चार्ज को हम क्या डिनोट करते हैं तो क्यू से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चाहे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट प्रयोग करते हैं, तो चार्ज का जो यूनिट होता है आप लोग याद रखेंगे इसको कूलॉम होता है। क्या होता है तो आपका कूलॉम हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो जब आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे क्लास 9th में पढ़ना था, उसके बाद 11th में पढ़ना था, अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े तो फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इतना से आपका काम चल जाएगा। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, उस जिसके लिए डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वैसे क्वांटिटी को हम कहते हैं क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल बोले हम लोग मार्केट गए 1 केजी आलू लिए 1 केजी गोभी लिए, अब आलू और गोभी को दोनों साथ में तोलेंगे तो 2 केजी नहीं आएगा, चाहे आलू को नीचे रख के उसके ऊपर से हम गोभी रख के तोलेंगे तब भी 2 केजी ही आएगा, अगर हम गोभी को नीचे रख के आलू के ऊपर रख के तोलेंगे तब भी 2 केजी ही आएगा, या एक को दाएं एक को बाएं किसी तरीके से दोनों को साथ में लेके तोलेंगे तो हमेशा वजन 2 केजी आएगा। इस प्रकार जो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मेरा क्या है स्केलर क्वांटिटी। मतलब यह हुआ कि कहीं स्पेस में एक जगह पे 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, दूसरा को पॉजिटिव चार्ज। ये बात नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव चार्ज एट, सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब कहीं स्पेस में एक जगह पे -10 कूलम चार्ज है और दूसरी जगह है +20 कूलम चार्ज, तो टोटल दोनों का अलजेब्रिक सम निकालने पे क्या होगा, क्योंकि कैपिटल मतलब बड़ा संख्या है 20, 20 में से हम 10 माइनस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पे निकलेगा मेरे पास वो पॉजिटिव यानी +10 कूलम चार्ज। उसी तरह एक जगह 10 कूलम पॉजिटिव +10 कूलम चार्ज है, दूसरी जगह भी +20 कूलम चार्ज, तो दोनों को जब साथ में कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 कूलम चार्ज हो जाएगा, यानी दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। इस प्रकार जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है उसको लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है बाय एक्सपेरिमेंट ऐसा पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पे ऐसा फाउंड किया गया है, ऐसा बाय एक्सपेरिमेंटल पाया गया है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश यानी कोई भी चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये बात यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो एनी चार्ज। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपको न्यूट्रॉन हैविंग न्यूट्रॉन having no any charges। या चार्जेस कहने का मतलब आपको समझेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज का बात किया जाए, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। और वो ध्यान देंगे यहाँ पे
जो यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं। इसका मतलब किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, इसके पास केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। और ये बात किया जाता है किसी एक सब्सटेंस के लिए नहीं, यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सभी सब्सटेंस के जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, तो पॉजिटिव न्यूक्लियस होंगे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी नीचे यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, पार्टिकल्स प्रोटॉन, यानी इसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, और इसके कारण न्यूक्लियस मेरा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब आता है पूरे एटम का बात किया जाए तो एक बात ध्यान रखेंगे, नेचर में जितने भी सब्सटेंस होता है, चाहे जितने भी एटम होते हैं, वो नेचुरली यानी प्रकृति में जो पाया जाता है नेचर में, वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल कहने का मतलब ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज। फिर आपके मन में आएगा सर, जब सभी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल कैसे हो सकता है, कोई ना कोई चार्ज तो होगा ही। बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चार्ज नहीं कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसमें प्रोटॉन नहीं होगा, चाहे बोले तो उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, लेकिन चूंकि दोनों का संख्या बराबर होगा, हम लोग जानते हैं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और आगे जब इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। जितना क्वांटिटी एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज का होता है, सिर्फ उतना ही क्वांटिटी एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज का होता है। इस कारण से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और टोटल जो एटम होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है नेचुरली क्या हो जाता है, तब न्यूट्रल बन जाता है। इस बात को भी नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है, एन एटम और सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन नेचर। इसका कारण क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब्सटेंस। यानी ऐसा ये भी नहीं है कि ये किसी एक खास सब्सटेंस के लिए होता है। ब्रह्मांड में जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी एटम है, सभी के लिए क्या होता है, यह नियम लागू होता है, एंड सभी के सभी क्या होते हैं, तो नेचुरली वो न्यूट्रल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही इसको रहने देते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इसका वीडियो अभी मतलब समझिए तो एक के पूरा भरपूर क्लास यानी आधा घंटा के लगभग और आपका बनेगा, जो कि बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट क्या होता है। ठीक है, तब तक आप लोग अपना फीडबैक देंगे कमेंट के माध्यम से। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर के हेल्प से आप लोग मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको जुड़ कर अपने समस्या का प्रॉब्लम अगर कुछ भी होता है इससे संबंधित तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त।